हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 12 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12 दिसंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कल के रिविजन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया, ह्यूमन राइट्स और एवरीडे इसेंशियल नाम की थीम के साथ। भारत दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला है लद्दाख में, गलवान घाटी की याद में। ठीक है, इंसिडेंट्स की भुगतान प्रणाली यूपीआई, भारत की जो भुगतान प्रणाली है, इसको आईएमएफ ने दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित कर दिया है। दुनिया के सबसे कम उम्र के ऑफिशियली रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, मध्य प्रदेश के हैं। राजस्थान में भारत का दूसरा अंतर्राज्यीय बाघ स्थानांतरण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2023 और 24 के लिए राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार दिया है इनको और भी और लोगों को। और C-130 जे सुपर हरकुलेस, इसका सबसे बड़ा सेंटर मेंटेनेंस के लिए बनाया जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक में। और केरल में भारत का पहला 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट खोला जा रहा है। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर 2025 रवीना टंडन बनाई गई हैं। फ्रैंक गेहरी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये मशहूर आर्किटेक्ट थे। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल के वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन इसके क्विज पीडीएफ आपको एमसीटी ऐप पर दे दी गई है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हो। एक चीज़ के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कल इंटरेस्ट दिखाया ज्वाइन करने के लिए एमजेटी एजुकेशन को, लेकिन जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो अभी फुलफिल नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग हैं अभी वो सैंपल्स दे रहे हैं, उनको मौका भी दिया गया है, लेकिन फिर भी जो मैंने रिक्वायरमेंट कही थी शायद आप उसको ध्यान से सुन नहीं पाए हो। मैं फिर से बता दूं, सबसे पहला उसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर कोई एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस इन द सेंस ये नहीं कि आप साइंस का काम करते रहे हो, आप मैथ का काम करते रहे हो कहीं पर कोचिंग में, तो ये नहीं चाहिए हमको। हमको चाहिए कि करंट अफेयर का आपको नॉलेज हो, जीके जीएस का नॉलेज हो। और दूसरी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट अब मुझे ऐड करनी पड़ रही है कि आप हमारी वीडियोस लंबे समय से देखते आए हो, मतलब आपको पता हो कि हमारा तरीका क्या होता है, हमारा मतलब क्या किस प्रकार से कंटेंट रहता है, कैसे हम पढ़ाते हैं, क्या कुछ हमको डेटा चाहिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, अगर आपको आप नहीं भी देखते हो तो आप पिछले कुछ 8-10 वीडियोस देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी हमें आपको बातों को समझाने में कि कैसे कैसे आपको क्या काम करना है। ठीक है, बाकी तो आपको बाकी ट्रेनिंग दी जाएगी, तुरंत ही आप लॉन्च नहीं हो जाओगे, आपको मौका दिया जाएगा 2-3 दिन तक आपको कि कैसे बनाना है सब कुछ प्रॉपर तरीके से हमारी टीम द्वारा सिखाया जाएगा आपको। तीसरी बात ये कि देखिए भाई, ऐसा नहीं कि हमें बस मजबूरी में अब किसी को एक रखना ही है इसलिए हमें चाहिए तो हम किसी को भी ले लें और उसका भी काम चले, उसका भी खर्चा पानी चले और हमारा भी काम चले, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी हमारी बात यह है कि हम लोग थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, तो जिसको हमने डेली करंट अफेयर काम दे रखा है उससे हम कोई और काम कराना चाहते हैं, इसलिए वो चाहिए हमें कि अभी कोई उस लेवल का व्यक्ति आ जाए जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहिए टैलेंट, हमें बिल्कुल ऐसा नहीं चाहिए कि कोई एक चाहिए ही चाहिए। तो प्लीज़ कृपया वो लोग मैसेज ना करें जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो बना नहीं सकते हैं, जो इस प्रकार का कंटेंट नहीं दे सकते हैं, जो रेगुलर नहीं हो सकते हैं। क्योंकि कल दिन भर बहुत लोग को रिप्लाई करना पड़ा, थक गए हम। लेकिन एक बात के लिए धन्यवाद कि आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं एमजेटी से जुड़ने के लिए। भविष्य में कभी मौका मिला जब कुछ उस प्रकार की फैकल्टी हायर करेंगे तो ज़रूर आपको पूछेंगे। अभी क्या है कि अभी हमें डेली करंट अफेयर के लिए चाहिए, और डेली करंट अफेयर में हम कोई रिस्क नहीं लेते इसके कंटेंट में, क्योंकि ये डेली करंट अफेयर पर भरोसा है। ठीक है, बहुत लोगों का, बहुत स्टूडेंट का। तो इसमें जो भी चीज़ें आती हैं बहुत फिल्टर होकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे ज़्यादा इस पर हम लोग का समय जाता है डेली करंट अफेयर पर, और सबसे कम इससे अर्निंग होता है, मतलब इस पर अर्निंग बिल्कुल नहीं होता है। केवल चैरिटी मात्र के लिए किया जा रहा है, बस भरोसे के लिए कि एमजेटी एजुकेशन से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको कंटेंट देना हमारा कर्तव्य है, इसलिए। ठीक है, तो इससे हमारी कोई कमाई वगैरह नहीं होती है ना, उतना आप देख ही रहे हो कि इससे उतना व्यूज़ नहीं आते हैं। तो व्यूज़ लाने के लिए ट्रेंडिंग वाला चलाया जाता है, ठीक है ना, तो उससे वो सब चलता है। लेकिन इसके कंटेंट से कहो कि हम अगर थोड़ा सा भी वो करेंगे तो नहीं, कंटेंट से बिल्कुल ही 19-20 नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दे करके तब यहाँ पर आपको किया जाएगा, और क्वेश्चन भी यहाँ द्वारा दिया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो बना करके अपना सैंपल भेजा करें कि हाँ हम ये डेली करंट अफेयर बना लेंगे। ये नहीं कि हम फिजिक्स बना लेते हैं, हम साइंस बना लेते हैं, हम मैथ बना लेते हैं, हम इंग्लिश का पीपीटी बना लेते हैं, हमें वही उससे कोई मतलब नहीं है।
हमें चाहिए करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, आसपास क्या चीज़ें घटित हो रही हैं और कैसे आती हैं। मतलब जो खुद तैयारी कर रहा होगा भाई उसको पता ही होगा, और जो वीडियो अगर देख रहा है हमारी रेगुलर तो उसको भी पता होगा कैसे कंटेंट हम लोग लाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को पर्वतों के संरक्षण के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। बहुत सारे पर्वतारोही भी होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं पर्वतारोहण के लिए, अपना अपना शौक होता है, तो उसके प्रति भी अवेयरनेस फैलाने के लिए, पर्वतों को कैसे सुरक्षित शुद्ध रखा जाए, वहाँ पर कचरा ना फैलाया जाए। आजकल नेपाल वगैरह में ये भी शिकायतें आ रही है कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर गंदगी कचरा फैला करके चले जाते हैं, तो ये सब ना हो इसके प्रति ये अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या रखी गई है? ग्लेशियर, पहाड़ों और उसके बाहर पानी, भोजन और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है, ये इसकी थीम है। अच्छा, पर्वतों से ना जलवायु का भी एक संतुलन बना रहता है। हिमालय है नॉर्थ में, तो उससे बहुत सारे बादल जो उड़ करके जाते हैं अरब सागर से, वो वहाँ से टकरा करके तब फिर बारिश का निर्माण करते हैं। तो पर्वतों के बहुत सारे फायदे भी हैं। मतलब आप जी रहे हो धरती पर, धरती पर जो भी चीज़ें हैं वो सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज है, और उसका सब का कहीं ना कहीं योगदान है, तभी संतुलन बना हुआ है। ठीक है, संतुलन बिगाड़ना नहीं चाहिए। चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये जागरूकता बढ़ाने के लिए 2025 को इस बार ग्लेशियर के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया था। 2025 को ये पूछा जा सकता है एक लाइन में, याद रखना। दिवस की शुरुआत हुई थी 2003 से। अगला क्वेश्चन, ये महत्वपूर्ण दिवस है, कल हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान शुरू किया? तो विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान भारत ने शुरू किया है। अनाज भंडारण क्यों जरूरी है? ज़रूरी है इन फ्यूचर कोई क्राइसिस के लिए तैयार करने के लिए। जैसे कोरोना आया था, कोविड महामारी आया था, उस टाइम भारत सरकार ने निर्णय लिया कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो पर मंथ राशन दिया जाएगा। वो चीज़ें जब देना शुरू किया सरकार ने, तब ये समझ में आया कि ये वाकई में नीड है बहुत सारे लोगों की, और ये काफ़ी हेल्पफुल हो रही है, तो वो आज तक जारी है। सोचो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो पर मंथ अनाज दिया जाता है, तो ये एक बड़ा दर्शाता है कि कितनी ज़्यादा गरीबी अभी भी है। तो ऐसे में भंडारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे इन फ्यूचर का कोई क्राइसिस आ गई, कोई ऐसा कुछ आपदा आ गया कि फसल तबाह हो गई, या कोई विदेश से कोई रिलेशन गड़बड़ हो गई, या भारत युद्ध में आ गया, तो ऐसी स्थिति में खुद को तैयार रखने के लिए भंडारण करना जरूरी है, और इसके लिए भारत तैयार हो रहा है। भारत ने कहा है कि विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडारण अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसके तहत लगभग 700 लाख टन की वृद्धि की जाएगी जो भंडारण क्षमता है उसमें। भारत सरकार द्वारा 31 मई 2023 को अनुमोदित की गई थी ये चीज़ें पायलट प्रोजेक्ट के तहत, और अब पायलट चरण के तहत 11 राज्यों में 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो हैं उनमें भंडारण इकाइयां सफलतापूर्वक बनाई जा चुकी हैं और राज्यों में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक तो अनर्गल फूड की बर्बादी भी कम होगी, भंडारण रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी किसी और देश पर उतना निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। निर्भर आप भी नहीं रहोगे करंट अफेयर पर कहीं और पर, अगर आप ब्रह्मास्त्र की ई बुक लेते हो तो। ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर 5000 प्लस क्वेश्चन की चैप्टर वाइज कंटेंट आता है। ये कंटेंट है कुछ इस प्रकार सा, मतलब ये इंडेक्स है, इसमें दिखाया जाएगा आपको कि क्या क्या कंटेंट रहेगा। पीडीएफ आप डाउनलोड करना टेलीग्राम पर, वहाँ से भी जाकर पढ़ लेना क्या क्या रहेगा। ये सैंपल्स आपको दिए गए हैं कुछ। ठीक है, इनको ई बुक को आप MJT ऐप पर प्राप्त कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप पर आपको UPI के माध्यम से भी भेज दी जाएगी। पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा ऑप्शन, व्हाट्सएप नंबर वगैरह, वहाँ से आप कर सकते हो व्हाट्सएप। MJT ऐप पर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला, आंद्रेज बाबिस, इनको किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है पुनः? तो आंद्रेज बाबिस एक बार फिर से चेक रिपब्लिक के, चेक गणराज्य के बन गए हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, ये हैं आंद्रेज बाबिस। ठीक है, आंद्रेज बाबिस, तो 9 दिसंबर को राष्ट्रपति पेट्र पावेल द्वारा इनको नियुक्त किया गया है। ये ANO पार्टी के चुनाव में ये जीते हुए हैं। 2017 से 21 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। एक बार फिर से इनको नियुक्त किया गया है। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग होती है, चेक कोरुना यहाँ की करेंसी होती है, और मैं चेक रिपब्लिक आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बहुत ही छोटा सा यूरोपीय देश है। आप देखोगे ना यहाँ पर जो ये सेचेजिया नाम से लिखा गया है, यही है चेक रिपब्लिक, नाम इसका चेंज हुआ है असल में। ये स्लोवाकिया, पोलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच में पड़ता है, बहुत ही छोटा सा कंट्री है। ठीक है, यूरोपीय देश है। अगला, भारत ने हाल ही में लगातार कौनसवीं बार स्क्वैश विश्व कप मेजबानी की घोषणा की?
भारत तीसरी बार लगातार स्क्वैश विश्व कप की मेज़बानी करने जा रहा है। ये मेज़बानी 2025 में होगी और ये वहीं होगी जहां पर पिछली दो हुई, यानी चेन्नई में। तो 9 से 14 दिसंबर तक चलेगा चेन्नई में स्क्वैश विश्व कप, SDAT स्टेडियम में। 2023 और 24 में भारत पहले भी कर चुका है, अब 25 में लगातार तीसरी बार करेगा। जब इससे पहले जब हुए थे, यानी पिछली बार, तब जीता किसने था? मिस्र ने जीता था, इजिप्ट ने। ठीक है, स्क्वैश है। स्क्वैश याद आ रहा होगा आपको। स्क्वैश की भारत की जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं कौन है? अनाहत सिंह। अनाहत सिंह याद है नाम, राजस्थान की। तो स्क्वैश वाला ही ये भी होगा। डिफेंडिंग चैंपियन है इस बार मिस्र। देखना होगा कि भारत जीतता है या फिर यही अपना डिफेंड कर पाता है अपना। भारत मेजबान रहेगा। मलेशिया 2023 में उपविजेता रहा था। अगला, निम्न में से किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया? चराईचुंग फेस्टिवल ये पूछा जाता है। चराईचुंग फेस्टिवल ये एक्चुअल में एशिया का जो पहला संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य था उसके याद में उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। चराईचुंग फेस्टिवल असम मनाता है। ठीक है, असम में। तो असम में ये होता है। एशिया में पहली बार कोई पक्षी अभ्यारण्य शाही का बना था, शाही पक्षी अभ्यारण्य, तो उसी शाही पक्षी अभ्यारण्य की याद में लोग मनाते हैं। असम के माजुली में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है, याद होगा बहुत बार मैंने आपको बताया है कि माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो असम में वो 8 किलोमीटर की चौड़ी हो जाती है। अब इसी 8 किलोमीटर की चौड़ाई में एक द्वीप पड़ता है बीच में, माजुली द्वीप। ठीक है, तो वही माजुली द्वीप नदी द्वीप है। 7 से 10 दिसंबर तक चराईचुंग होगा। इसका मेन उद्देश्य है कि 1633 ईस्वी में जो अहोम राजा थे ना, स्वर्गदेव प्रताप सिंह, इनके द्वारा जो स्थापित किया गया था चराईचुंग शाही पक्षी अभ्यारण्य, उसको दोबारा से जीवित करना। ठीक है, सोचो 1633 ईस्वी में एशिया में सबसे पहली बार कोई पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। असम के और महोत्सव की बात करें तो बिहू, 3 प्रकार का बिहू ही होता है ना। अम्बुबाची मेला, बैसागु, माजुली महोत्सव, देहिंग पटकाई महोत्सव, ये सब प्रमुख महोत्सव होते हैं। अगला, ये कुछ और महोत्सव हैं जो पिछले दिनों में आए थे, जैसे भी हार्निवल फेस्टिवल नागालैंड में, मैंने आपको बताया 1 से 10 दिसंबर तक ये होता है। ठीक है, नागालैंड स्थापना दिवस से शुरू होता है। रौलानी महोत्सव हिमाचल प्रदेश में होता है। अक्षर महोत्सव नई दिल्ली में। वाटर शेड आंध्र प्रदेश में। प्रवासी परिचय उत्सव सऊदी अरब में हुआ और उद्भव उत्सव मध्य प्रदेश में। निंगोल चकोबा मणिपुर में। सिराई खोंग हथई मिर्च मणिपुर में। बतकम्मा तेलंगाना में। ठीक है, हाल ही में किसी टाइम मैगजीन के द्वारा CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, तो CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड पाए हैं नील मोहन। नील मोहन है यूट्यूब के CEO। यूट्यूब जिस प्लेटफॉर्म से आप ये वीडियो देख रहे हो उसके CEO नील मोहन भारतीय मूल के हैं। इनको अभी CEO ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है टाइम मैगजीन के द्वारा। ये रहे नील मोहन। ये सुजैन वासुकी की जगह पर नए CEO बने थे, तब से अभी ये CEO हैं। तो अमेरिकी कंपनी है, जानते हो यूट्यूब गूगल की कंपनी है, गूगल उसकी पेरेंट कंपनी है। नील मोहन जब से CEO बने हैं तो इन्होंने टीवी पर दर्शकों की संख्या और बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब फोकस किया है कि टीवी में लोग यूट्यूब देखें। साथ ही साथ में ये शॉर्ट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स लोग आप देख रहे हो ना, ज़्यादा लोग देखते हैं। अब देखते हो पहले सर्च करने पर लॉन्ग वीडियो आती थी, अब सर्च करने पर 3-3 लाइन में आती है शॉर्ट वीडियो। अब ये हम जैसे लोगों के लिए तो मतलब दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट उतना बना नहीं पाते हैं, है ना, हम लोग लॉन्ग वीडियो वाले हैं। लेकिन फिर भी शॉर्ट वीडियो पर काफ़ी इनका फोकस रहा था और काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टक्कर दिया, क्योंकि यूट्यूब उधर फेसबुक से अच्छा खासा रील से टक्कर मिल रहा था, इंस्टाग्राम से, तो इसलिए इन्होंने शॉर्ट्स लाया उस टाइम पर। हाल ही में कौन भारतीय खिलाड़ी टेस्ट, वनडे और T20 तीनों प्रारूपों में 100 विकेट लेकर के पहले गेंदबाज बन गए? तो टेस्ट, वनडे, T20 3 के 3 क्रिकेट फॉर्मेट में सब में 100+ ये विकेट ले चुके हैं जस्सी भाई। जसप्रीत बुमराह आल फॉर्मेट के बन गए हैं पहले भारतीय, क्योंकि इनसे पहले जो भारतीय थे उस टाइम पर उतना T20 होता भी नहीं था, है ना, जो 100 विकेट तक पहुंचे। टेस्ट में इन्होंने 234 विकेट लिए हैं, एक दिवसीय ODI में 149 और T20 में 101 विकेट अभी इनके पूरे हो गए हैं। दुनिया के केवल 5 गेंदबाज ऐसे हैं जिन्होंने ये सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लिए हैं, जैसे लसित मलिंगा हो गए, टिम सऊदी हो गए, साकिब अल हसन हो गए, शाहीन अफरीदी हो गए, ये सभी। अगला, हाल ही में कहाँ पर 33वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का शुभारंभ हुआ? साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। तो साउथ ईस्ट एशियन गेम है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में होगा। ये थाईलैंड में हो रहा है।
थाईलैंड में 33वां साउथ ईस्ट एशियन गेम शुरू हुआ है। जैसे एशियन गेम होता है उसमें एशिया के सभी देश आते हैं, ये साउथ ईस्ट एशिया है, मतलब इसमें साउथ दक्षिण पूर्व एशिया के देश रहते हैं। तो 9 से 20 दिसंबर तक आयोजित होगा। 11 दक्षिण पूर्व एशियाई देश इसमें हिस्सा लेंगे। 13,000 से ज़्यादा एथलीट भाग लेने वाले हैं। इसका आयोजन का थीम रखा गया है VR1। ठीक है, थाईलैंड में हो रहा है। थाईलैंड राजधानी बैंकॉक, थाई बहत मुद्रा, प्रधानमंत्री अतुतिन चरण विराकुल। थाईलैंड में मैप में आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो ये एशिया है पूरा। अब अगर दक्षिण एशिया कहा जाएगा तो इसमें भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब आ जाएंगे दक्षिण एशिया। लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया अगर बात किया जाए दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व एशिया में ये वाला हिस्सा आएगा। जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, एशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, ये सभी देश, फिलीपींस वगैरह ये आ जाएंगे दक्षिण पूर्व एशिया। इसीलिए इनका एक संगठन काम करता है, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अभी जब 47वां समिट हुआ था तो ये हुआ था कुआलालंपुर मलेशिया में। ट्रंप गए थे, भारत के प्रधानमंत्री नहीं गए थे। भारत और आसियान समिट भी होता है, तो भारत आसियान समिट का 22वां संस्करण था इस बार। ठीक है, अगला, किस शहर में इंडिया एआई मिशन और आईआईटी मद्रास के द्वारा मिलकर ग्लोबल एआई समिट आयोजित किया गया? तो इंडिया एआई मिशन और आईआईटी मद्रास ने मिलकर के अभी नई तमिलनाडु में आयोजित किया ग्लोबल एआई सम्मेलन, ग्लोबल एआई समिट था ये। तो 10-11 दिसंबर को हुआ। 2026 में फरवरी में भारत करने जा रहा है नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। तो ये बड़ा वाला समिट होगा। तो इसी बड़े वाले समिट का ये छोटा वाला हिस्सा था, समझो। नाम भले से ही है इसका ग्लोबल एआई सम्मेलन, लेकिन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो होगा वो बड़ा वाला होगा समिट। उसी के लिए ये थोड़ा सा उसी का हिस्सा मात्र है, समझ लो। ठीक है, उसके पहले का। तो पहली बार है जब वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ में ये आयोजित किया जा रहा है और 10 से 11 दिसंबर को आयोजित किया गया। अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने सुजलाम भारतीय ऐप लॉन्च किया? सुजलाम भारतीय ऐप, सुजलाम ऐप भारत के जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के। सुजलाम जो है ये जल से संबंधित है। प्रत्येक ग्रामीण पेयजल योजना को एकीकृत भू संदर्भित प्रणाली पर लाना और उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय पर जानकारी देना, ये इस ऐप का खासियत होगा। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है और इसमें बीसाग जो एन है, यानी कि भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसके सहयोग से ये विकसित किया गया है। बेसिकली ये ऐप क्या करेगा? ये ऐप ये बताएगा कि कहाँ पर पानी का स्तर कैसा है, जल स्तर कैसा है। ठीक है, वहाँ पर अगर मान लो पेयजल की सुविधा बनानी होती है तो कैसे बनाया जाए। साथ ही साथ कोई जल को लेकर के शिकायत अगर करना चाहता है तो वो भी यहाँ पर रहेगा। कहीं पर सूखा वगैरह पड़ता है तो वो सब, मतलब ओवरऑल जल से संबंधित जो भी इंक्वायरीज होंगी, जो भी शिकायतें होंगी, जो भी सुविधाएं, योजनाएं होंगी, वो सब यहाँ इस ऐप पे मौजूद होगा। ठीक है, तो सुजलाम भारत ऐप इसलिए लॉन्च किया गया है। चलिए, तो ये पिछले दिनों में आए कुछ और ऐप हैं, पोर्टल हैं, इनको याद करेंगे, रिवीजन करेंगे। संचार साथी ऐप दूरसंचार विभाग ने लॉन्च किया, बहुत ज़्यादा इसका अभी कंट्रोवर्सी उठा था। मुंबई वन ऐप PM मोदी ने लॉन्च किया। माई भारत ऐप मनसुख मंडाविया ने। ज्ञान भारतम पोर्टल PM मोदी। गिद्ध पोर्टल वी फाउंडेशन इंडिया ने। रेल वन ऐप रेल मंत्री ने। GOI स्टेट्स ये सांख्यिकी मंत्रालय ने। ई कोर यात्रा ईस्ट कोस्ट रेलवे ने। और डिपो दर्पण अन्य मित्र अन्न सहायता भारत सरकार ने लॉन्च किया। क्लियर? तो ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आप इस प्रकार के PPT बना पाते हो, कंटेंट में रिसर्च कर पाते हो, एक्सप्लेनेशन लिख पाते हो, तो आप अपना जो भी चीज़ें, हमें देखो कि कोई मतलब नहीं है रिज्यूम से कितना पढ़े हो, क्या पढ़े हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि आप ग्रेजुएशन हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ये पोस्ट ग्रेजुएट हो, फलाना धमाका की हो, उससे हमसे नहीं मतलब। हमें मतलब है कि हमारा कंटेंट आप कितने प्रकार से दे सकते हो, कितना अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, ये होना चाहिए। करंट अफेयर की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, जो हमें चाहिए उसकी नॉलेज होना चाहिए, तो ये आप दीजिए। तो चलिए, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, महाराष्ट्र सरकार द्वारा फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेवा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो टाइगर साहब को बनाया गया था। नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला ये बना है 27वां NRL। आज क्या बताना है? हाल ही में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किसी किया गया है? दूसरा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार की स्थापना कब हुई? दोनों क्वेश्चंस के बारे में अगर पता हो आपको तो जरूर आंसर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।